हिंदुओं को लड़ाना बड़ा आसान है। ब्राह्मण को क्षत्रिय के खिलाफ लड़ा दो, क्षत्रिय को शूद्र के खिलाफ लड़ा दो, शूद्र को बनिए के खिलाफ लड़ा दो, हिंदू तो आपस में भिड़ जाएगा। जिस दिन इस देश के 50% सनातन धर्मावलंबियों को यह ज्ञान हो जाएगा कि ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय इन सभी चीज़ों में बंटने से पहले हम सनातनी हैं, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी लेट के जो है हिंदुओं के मंदिरों के दर्शन करेंगे। और ये ऐसा जागरण हो चुका है, और ये जागरण 50% तक हो जाए तो मैं बता रहा हूँ, अभी तो ये दत्तात्रेय गोत्र ये अपने वेटिकन तक के लोगों को ब्राह्मण बताना शुरू कर देंगे, अपने ननिहाल के लोगों को बताएंगे कि जो है मेरे ननिहाल वाले भी जो है फलाने गोत्र के ब्राह्मण हैं। आज यदि कोई पार्टी इस देश के जो है बहुसंख्यक समाज के बारे में बात करती है तो उसको कम्युनल घोषित कर दिया जाता है, परंतु एक पार्टी पिछले 60 सालों से एक समाज के लोगों को कंधे पर बिठाकर हज करवाती थी, तब ये कम्युनल नहीं होता था, तब ये अपीजमेंट नहीं होती थी। पर आज जब 500 साल से हम जो है रामलला के मंदिर के लिए लड़ते हैं, जब हम अपनी धार्मिक आज़ादी के लिए लड़ते हैं, तब ये कम्युनल हो जाता है। ब्राह्मण यदि शास्त्र सम्मत है तो ब्राह्मण शस्त्र सम्मत भी है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। जिस तरीके से जेएनयू को लेकर इन दिनों कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है और जिस तरीके के स्लोगन्स वहां पर जारी किए गए हैं, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक वेद शर्मा जी मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे और बातचीत करेंगे कि ये जो कंट्रोवर्सी सर बढ़ रही है लगातार, क्या दो गुटों को बांटने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की? मेरी आपत्ति सबसे पहले ये है कि कंट्रोवर्सी बढ़ नहीं रही है, ये एक सुनियोजित ढंग से की गई एक शरारत है। और आप देखिए, जब जब देश के अंदर जरा सी शांति होती है, देश जो है किसी मसले पर जो है आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तमाम वो लोग जो देश के अंदर जो है विखंडनकारी नीतियों को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको जो है एक्टिवेट होते हुए दिखाई देंगे। आप सोचिए, आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, आज प्रधानमंत्री जो है सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं और ये एक प्रयास कर रहे हैं, कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ जो है देश की ताकत को पूरे विश्व के सामने ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु कौन है जो उस जेएनयू की दीवारों पर जाकर ब्राह्मणों के खिलाफ लिख रहा है, बनियों के खिलाफ लिख रहा है? जब हम बात करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, तो वो कौन सी ताकतें हैं? ये कौन सा ऐसा शिक्षा का अड्डा है जो देश को पंथ में, मतों में, संप्रदायों में, जातियों में विभाजित कर देना चाहता है कि भैया तुम तो मूल निवासी नहीं हो, हम फलान। भाई एक बात बताओ, हमेशा ये ब्राह्मणों के ऊपर अटैक क्यों होता है और ये चुनावों के वक्त क्यों होता है? आज यदि सबसे ज़्यादा इस देश के अगर इतिहास को मैं टटोलने की कोशिश करता हूँ कि टाइम एंड अगेन ब्राह्मणों को सदैव जो है एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में देखा गया और हमेशा जो है उनके ऊपर इस प्रकार से आक्रमण करने की, उनकी संस्कृति के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की गई है। परंतु अगर आप थोड़े और इतिहास की विवेचना करें तो आप पाएंगे कि ब्राह्मण ने धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा त्याग किया है। परंतु त्याग करने वाले समाज को ही हमेशा क्यों टारगेट किया जाता है? धर्म और संस्कृति के लिए जो है भगवान परशुराम के वंशजों ने जो है अपनी कई पुश्तें खपा दी। और आज जिस प्रकार से एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, जब आप भारत के इतिहास की तरफ देखते हैं, आप नालंदा की बात करते हैं, आप उन तमाम शैक्षिक जो है संस्थानों की बात करते हैं जिन्होंने पूरे विश्व में जो है एक नई राह दिखाई है। परंतु आज एक तरफ तो ये वामपंथी विचारधारा वाले लोग जेएनयू को जो है एक बहुत बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ क्या करते हैं ये लोग? दूसरी तरफ किस प्रकार से जो है विभाजनकारी नीतियों की बात करते हैं। आप जाइए वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे ये वही जेएनयू है ना जिसके अंदर से टुकड़े टुकड़े गैंग पैदा हुआ। आज मैं उन ब्राह्मणों के खिलाफ जो ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, मैं उन तमाम सो कॉल्ड क्रांतिकारी लोगों से जो ढफली बजा के और वो 10 दिन ना धोया हुआ कुर्ता और झोला लेके वहाँ गंगा जो है ढाबे पर जो है चाय पीने वाले उन तमाम क्रांतिकारियों से पूछना चाहूँगा कि ये ब्राह्मण सिर्फ भाजपा वालों को ये बाहर भेजना चाहते हैं कि टीएमसी
और जो है कांग्रेस या तमाम ये विपक्षी दल के जो ब्राह्मण हैं उनके लिए भी ये कानून लागू होता है। तो देखिए ये देश जो है कायदे से चलता है, कानून से चलता है, संविधान से चलता है। आज की तारीख में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं और जैसे ही कानूनी कार्रवाई की इनके ऊपर बात आएगी तब ये देखना कैसे बाबा साहब की फ़ोटो लेके उनके संविधान के पीछे छुपने का नाटक करेंगे। तो इनको अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ये देश को जो है बांटने को, समाज को विभाजित करने को, देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव फैलाने को, इस प्रकार की बातें करेंगे। और जब देश में कोई कंस्ट्रक्टिव बात करने की बात आएगी तो ये आपको वो जो क्लास के सबसे बदमाश बच्चे नहीं होते जो पीछे वाली डेस्क पे बैठ के जो ढोलक बजाते हैं, ये उसकी तरह हरकत करते हुए नजर आएंगे। आज आपके और हमारे टैक्स के पैसों से ये 50-50 साल की उम्र तक ये लोग पीएचडियां करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे और कैसे कैसे विषयों पर आपको जानकर हैरानी होगी। आज एक लड़का जो जेएनयू की धरती से क्रांति निकाल के चला था, आज वो कांग्रेस के अंदर घुस गया है और उसने किस विषय पे पीएचडी करी है, अगर आप जो है, मैं अनुरोध करूंगा कि देश की जनता जरा सा उसके ऊपर गूगल करे, उस क्रांतिकारी के ऊपर कि वो कौन से विषयों पर पीएचडी कर रहा है। तो देश की जनता को थोड़ा सा विस्मय होगा, देश की जनता को थोड़ा सा आश्चर्य फील होगा कि भाई बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, टीवी पर आकर नॉन स्टॉप मोनोलॉग देते हो, सामने कोई आए, कोई दूसरा प्रवक्ता बैठा हो तो उसको आप बोलने को नहीं देते और बदतमीजी भरे लहजे से बात करते हो। आज इस देश के अंदर कंस्ट्रक्टिव बात करने का इन लोगों के पास जो है ना समय है, ना इनके पास कंटेंट है, ना इनका विजन है। पर ये क्या बात करेंगे, कभी ब्राह्मणों को गाली देंगे, कभी किसको गाली देंगे, कभी जो है बनियों को गाली देंगे। कल मैं किसी चैनल पर एक कांग्रेस के नेता को देख रहा था, वो राहुल गांधी को एड्रेस कर रहा है, पंडित राहुल गांधी। अब जरा मैं चाहता हूं कि वो क्रांति फैलाने वाले लोग जरा उन कांग्रेसी आदरणीय नेताजी के पास जाएं और जरा वो पूछें कि पंडित राहुल गांधी, जनेऊधारी दत्तात्रेय गोत्र वाले, कि उनको भी जो है भारत छोड़ के इटली जाने का फतवा ये जेएनयू वाले करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए देश आज एक बड़ी भूमिका में है। यदि हम समग्र भारत की बात करें, आज देश के प्रधानमंत्री 130 करोड़ भारतवासियों की बात करते हैं और पूरे विश्व के अंदर वो 130 करोड़ भारतवासियों के ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। और मजे वाली बात सोचिए कि आज कांग्रेस के अध्यक्ष प्रधानमंत्री को रावण बोलते हैं और उसके 12-14 घंटों के बाद कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उसी वक्तव्य को अक्षरशः ट्वीट करता है। तो ये एक तरफ हिंदू बनने का ढोंग करेंगे, आज राहुल गांधी जो है सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और कौन लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिन्होंने भारत के उन तमाम स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को चीन को उठाकर दे दिया और वो आज भारत जोड़ो यात्रा का जो है स्वांग रचते हैं। आप बताइए भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता किसको है? भाई तुम अपनी पार्टी जोड़ लो। आज देश की जनता को भूलना नहीं चाहिए कि जब भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लग रहे थे तो कन्हैया कुमार के बगल में खड़े होने वाला पहला व्यक्ति अगर कोई था तो वो राहुल गांधी था। जब कांग्रेस का अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री को रावण बोलता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कांग्रेस पार्टी के जो है ये वरिष्ठ जो नेता हैं, जो परिवार का जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस परिवार का मूक समर्थन है। यदि मूक समर्थन नहीं होता तो 14 घंटे के बाद ट्विटर के ऑफिशियल हैंडल पर वो बयान नहीं आता। आप सोचिए, ये प्रधानमंत्री को कभी जो है मौत का सौदागर बोलेंगे, कभी नीच बोलेंगे, किस प्रकार की जो है शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। अब जब इनको लगा कि प्रधानमंत्री जो है एक तरह से अभेद्य हो गए हैं तो ये लोग देश के अंदर जातिगत जो है लड़ाई कराने के पीछे चालू हो गए। इनको पता है गुजरात में चुनाव है तो कैसे डिस्ट्रप्शन क्रिएट की जाए कि ब्राह्मणों को गाली दे दो, ब्राह्मण इन्वोक होगा, फिर कहीं पे कुछ उसका रिएक्शन शुरू होगा। ये क्या है? ये सब सोची समझी रणनीतियां हैं। आज गुजरात 27 साल से शांत क्यों है? क्योंकि गुजरात के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किसी का भेदभाव नहीं किया। आज आप उन कांग्रेसी सरकारों में अगर आप जाके देखेंगी तो आपको भेदभाव पता लगेगा। राजस्थान के अंदर इतनी कांग्रेसियों की सरकार है। आज देखिए वहाँ पे दलितों के ऊपर निर्ममता की जा रही है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में किसी दलित को जो है पेचिश लग जाए तो भगी भगी मीडिया लेके पहुँच जाती हैं, पर राजस्थान के अंदर जो है दलितों के साथ निर्ममता होती है, पीड़ितों के साथ, महिलाओं के साथ निर्ममता होती है, वहाँ प्रियंका गांधी का जो है एक चेला भी नहीं पहुँचता, वहाँ की पुलिस तक रिपोर्ट नहीं करती है।
और इनके तमाम नेता कैसे बयान देते हैं। अभी आपने देखा कि जो है एक बहन का जो है श्रद्धा नाम की बहन का जो है 35 जो है टुकड़ों में उसको मार दिया एक दरिंदे ने। और इनके नेता लोग कैसे कैसे संवेदनहीन बयान देते हैं कि ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। आप सोचिए हर छोटी छोटी बात पे जो है मुहर्रम करने वाले कांग्रेसी, क्योंकि मारने वाला एक संप्रदाय विशेष का था। आप कोई भी देश के अंदर, मैं तो कहता हूं कि देश के तमाम समीक्षक पिछले 1 साल के वो तमाम केस उठाएं जिसमें मरने वाला एक हिंदू हो, एक दलित हो और हिंदू समुदाय से हो, और मारने वाला एक विशेष समुदाय से हो। देश का तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया उसको रिपोर्ट तक नहीं करेगा। और ये जो बड़ी बिंदी गैंग, मोमबत्ती गैंग, ये बॉलीवुड में बैठे हुए 50-50, 100-100 रुपए में ट्वीट करने वाली बहनजियाँ हैं ना, वो कभी नहीं बात करेंगे। पर एक मुसलमान को दस्त लग जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश के अंदर संवेदनाओं का जो है बाढ़ आ जाएगी। इस देश के अंदर जो है रात के 9 बजे के प्राइम टाइम के जो है बड़े बड़े खबरबाज जो है 1 हफ्ते तक जो है मंडियाँ सजाएंगे और उसके बाद बोलेंगे। कुछ लोग तो कहेंगे कि जी ये मुद्दा जो है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे ये मुद्दा जो है यूएन में जाना चाहिए। अब आप सोचिए सिलेक्टिव आउटरीच कौन कर रहा है इस देश के अंदर, अपीजमेंट कौन कर रहा है। 70 सालों से आज मुझे उन लोगों के ऊपर हंसी आती है जो लोग कहते हैं जी हमने जो है हमारी इस मुल्क पे बादशाहत रही इतने सालों तक। उसके बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, जब अंग्रेज़ों की जब यहाँ पे सरकारें थी, तब भी उन सो कॉल सुल्तानों की जो है तूती बोलती थी, उन्हीं के इशारों पर अंग्रेज काम किया करते थे। फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ, चचा नेहरू प्रधानमंत्री बने इस देश के। उसके बाद भी परोक्ष रूप से इन्हीं लोगों की सरकार चलती रही। पर 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि ये अचानक से इस देश में सबसे दबे कुचले पिछड़े यही हो गए। अचानक से पंचर लगाने की दुकान में मात्र सीमित हो गए। आज यदि कहीं कानून का, कहीं संविधान का उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो अल्पसंख्यक का बुर्का ओढ़ लेंगे। अगर कहीं इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू होनी चालू हो जाएगी फिर विक्टिम कार्ड खेल देंगे। पर जैसे ही कोई सरकारी योजना आएगी लपक के पकड़ लेंगे, कहेंगे जी ये तो हमारा अधिकार है। अरे भाई अधिकार याद आता है, अपना कोई कर्तव्य याद आता है, नहीं आता है। और आज वो जो जेएनयू के ऊपर बड़े बड़े व्याख्यान देने वाले लोग थे, आज वो कहाँ हैं? कौन से बिलों में छुप गए वो लोग? आज क्यों नहीं बाहर आते? क्यों सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी के लोग ऐसे जो दीवारों पर पेंट किए जा रहे हैं उसके विरोध में नहीं बोलते? क्यों मुस्लिम समाज का व्यक्ति आके कोई ये नहीं बोलता? क्योंकि उन लोगों को मजा आता है। देश तो सबका है ना, भाईचारा तो सबका। लेकिन मेरा सवाल ये है सर, जिस तरीके से, हालांकि ये पहली बार नहीं था कि जेएनयू में ऐसा कुछ देखने को मिला, इससे पहले भी देश विरोधी नारे लगे हैं, ये हर कोई जानता है। ऐसे में एक धर्म विशेष को टारगेट करना और हिंदुओं को हिंदुओं से ही लड़वाना, ये इसके पीछे क्या साजिश है? क्या एक पर्टिकुलर सोच है एक ही इंसान को, एक ही धर्म विशेष को टारगेट करने का? देखिए बड़ा सरल है। हाँ। आप पिछले 60-70 सालों का मैकेनिज्म देखिए। हिंदुओं को लड़ाना बड़ा आसान है। हाँ। ब्राह्मण को क्षत्रिय के खिलाफ लड़ा दो, क्षत्रिय को शूद्र के खिलाफ लड़ा दो, शूद्र को बनिए के खिलाफ लड़ा दो, हिंदू तो आपस में भिड़ जाएगा। परंतु मुसलमान को नहीं भिड़ा सकते। जब मुस्लिम समाज की बारी आएगी तो मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे विभाजन हैं, बहुत सारे फिरके हैं, वहाँ पर विभाजन नहीं होगा। वहाँ पे शिया सुन्नी भी एक हो जाएंगे चुनाव के बदले में, चुनाव के समय में। ये इन नेताओं को पता है। इसीलिए आप देखिए आज इस देश के अंदर ओवैसी जैसे लोग क्यों फलते फूलते जा रहे हैं? आज इस देश के अंदर एक हेट मोंगरिंग क्यों बढ़ती जा रही है? आज एक तरफ देश का प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रहा है, दूसरी तरफ एक आदमी सिर्फ मजलिस की बात करता है। और आप देख रहे हैं किस प्रकार का पोलराइजेशन होता है। बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ, सीमा से लगते हुए 5 विधानसभा पे उसके लोग जीत के आए। हालांकि वो लोग बाद में आरजेडी में विलय कर गए, परंतु आज किस प्रकार से पोलराइजेशन हो रहा है। पर आज यदि कोई पार्टी इस देश के जो है बहुसंख्यक समाज के बारे में बात करती है तो उसको कम्युनल घोषित कर दिया जाता है। परंतु एक पार्टी पिछले 60 सालों से एक समाज के लोगों को कंधे पर बिठाकर हज करवाती थी, तब ये कम्युनल नहीं होता था।
तब ये अपीजमेंट नहीं होती थी। पर आज जब 500 साल से हम जो है रामलला के मंदिर के लिए लड़ते हैं, जब हम अपनी धार्मिक आज़ादी के लिए लड़ते हैं, तब ये कम्युनल हो जाता है। तो इसी के ऊपर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हम लोग अपने इतिहास से जो है विमुख हो चुके हैं, हम अपनी धर्म संस्कृति से विमुख हो चुके हैं। जब जब हम इन टुकड़ों में बटेंगे, जब जब हम इन ग्रुपों में बटेंगे, जब जब हम जातिगत रूप से बटेंगे। अभी मैं एक कहीं बयान देख रहा था, 1992 का बताया जा रहा है। उस वक्त लोग कहते थे कि हिंदू मुस्लिम तमाम जो है ब्राह्मण वैश्य शूद्र होने से पहले हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। जिस दिन इस देश के 50% सनातन धर्मावलंबियों को ये ज्ञान हो जाएगा कि ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय इन सभी चीज़ों में बंटने से पहले हम सनातनी हैं, मैं कह रहा हूँ ये नेता आज ये जो छद्म हिंदुत्व का जो ढोंग ये घूम रहे हैं, राहुल गांधी लेट के जो है हिंदुओं के मंदिरों के दर्शन करेंगे, लेट के। आपने देखा ना वैष्णो देवी माता की चढ़ाई पे लोग लेट के जाते हैं। आरएसएस के बहुत बड़े नेता ने कहा था कि नेता जो है कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। मैं उसके आगे बता रहा हूँ कि अगर इस देश के 50% सनातनी धर्मावलंबियों में इस बात का जागरण हो जाए कि हम ब्राह्मण शूद्र बनिया ठाकुर होने से पहले हिंदू हैं, और इस देश के अंदर एक संगठन है, एक संघ है जो हमारे विषयों को जो है प्राथमिकता से रखता है, और ये ऐसा जागरण हो चुका है, और ये जागरण 50% तक हो जाए तो मैं बता रहा हूं, अभी तो ये दत्तात्रेय गोत्र ये अपने वेटिकन तक के लोगों को ब्राह्मण बताना शुरू कर देंगे, अपने ननिहाल के लोगों को बताएंगे कि जो है मेरे ननिहाल वाले भी जो है फलाने गोत्र के ब्राह्मण हैं। तो आप देखते जाइए। तो आज ये जो ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है ये दुखद है, परंतु ब्राह्मण यदि शास्त्र सम्मत है तो ब्राह्मण शस्त्र सम्मत भी है, ब्राह्मण इंटेलेक्ट है तो ब्राह्मण वीर भी है। तो ये जो ब्राह्मण को स्टीरियोटाइप करने का जो एक नया फैशन, एक जो नया दौर चालू हो रखा है, ब्राह्मण जो है चुप नहीं होगा। ब्राह्मण अपने अध्यात्म से, अपने ज्ञान से, अपने विचारों से जो है देश को आगे बढ़ा रहा है। और इस प्रकार की इन छोटी मोटी चीज़ों को देखिए, हम कहते हैं ना कि हम समाज में सद्भावना कैसे फैलाएं। भाई हम दुर्भावना के अगेंस्ट में सद्भावना को इतना ज़्यादा प्रचुर मात्रा में समाज के अंदर इन्फ्यूज़ कर दें तो जो है दुर्भावना अपने आप जो है छोटी हो जाएगी। तो आज ब्राह्मण देश के अंदर एक कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट है, और ब्राह्मण कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट था, है और रहेगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक वेद शर्मा जी, जिन्होंने जेएनयू के कंट्रोवर्सी पर अपनी राय रखी और बहुत कुछ जो है इन्होंने कहा, आपने सुना ही होगा। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल ओ न्यूज़ हिंदी के साथ बने रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।